नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश की जो हम लोग ये श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, इसमें आज हम लोग कुछ सवालों को और आपके सामने रखने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, भूमिका बांधना इसलिए नहीं सही है क्योंकि समय बर्बाद होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है किसके लिए? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान किस पे देना होगा? कॉन्सेप्ट पे जाइए कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जलवायु को आप देखेंगे तो यहाँ की जलवायु नम है। यहाँ जो वर्षा होती है वो ठीक ठाक मात्रा में होती है ना, अच्छी वर्षा होती है। तो ऐसी जलवायु में यहाँ पर क्या होगा भाई? ये मक्का और तोरिया ये तो लगाया नहीं जाएगा, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो मृदा है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो काली मृदा तो पाई नहीं जाती, तो कपास भी हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये तोरिया हट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? धान होगा। यहाँ पर क्या होगा? वर्षा ठीक ठाक मात्रा में हो रही है तो धान होगा। वर्षा ठीक ठाक मात्रा में हो रही है, नमी ठीक है और मृदा भी अनुकूल है गेहूं के, तो गेहूं हो जाएगा। अब धान गेहूं दोनों किसमें दिया है? इसमें। और साथ साथ में मक्का आप जान ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो धान के बाद मक्का, है ना, और रबी में गेहूं ऐसे उगाया जाएगा। खरीफ में क्या होगी? खरीफ में धान, और धान के बाद मक्का, और मक्का के बाद फिर रबी में गेहूं उगाया जाएगा। ऐसे फसल चक्र चलता रहेगा। अब जो मक्का होती है, मक्का के बारे में पूछा जाता है, तो मक्का आपकी जायद में भी होती है और मक्का साथ साथ में खरीफ में भी हो जाती है। खरीफ में भी हो जाती है, दोनों में ये होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जो पोषक तत्व हैं उनमें संतुलन बना रहता है। पोषक तत्व काफी अच्छी मात्रा में संतुलित बने रहते हैं, ठीक। और जब सिंचाई यहाँ पर अच्छी एड ऑन हो जाएगी तो यहाँ पे जो आपका सिंचाई की उपलब्धता फसलों की सघनता को बढ़ा देगी। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है? तो चने का तो है नहीं, ज्वार का है नहीं। यहाँ पर सही आंसर गेहूं हो जाएगा। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। भारत की कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 35% तक, कभी थोड़ा सा कम हो जाएगा, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये यूपी से आता है। यूपी से आता है, 35% तक यूपी से आता है। बहुत ये बड़ी बात है। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, यहाँ पर जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं और गेहूं की खेती के लिए ये आप समझ लीजिए कि भारत में सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर जहाँ तक बात चने की है तो चना एमपी में होता है। मक्के की बात करें तो मक्का आपका कर्नाटका में होता है, ठीक है। और गेहूं की अगर आपसे पूछ ली जाए कब की फसल है तो ये रबी की फसल है, ठीक है। आप लोग बताइए ज्वार, तो ज्वार कहाँ पे होगा? ये महाराष्ट्र में ठीक ठाक मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ने का। गन्ने का है, गेहूं का है, आलू का है, फूलों का नहीं है। अब फूलों का है कौन? तो फूलों का आपका हो जाएगा तमिलनाडु। फूलों का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। फूलों का क्या हो जाएगा? कर्नाटका, ठीक है ना। वैसे आप जाएंगे तो कन्नौज में आपको इत्र की खेती मिलेगी, गुलाबों की खेती की जाती है, मतलब गुलाबों की खेती मिलेगी, इत्र का उत्पादन मिलेगा। इत्र की खेती नहीं, गुलाबों की खेती होती है कन्नौज में। लेकिन पूरे स्टेट लेवल पर उसको आप नहीं कह सकते हैं। जितनी खेती यहाँ पर होती है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उतनी अच्छी नहीं होती है। तो फूलों की खेती को कहते क्या है? उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। फूलों का उत्पादन बढ़े, उसके क्षेत्र को और विकसित किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? वही सवाल है, घूम फिर के आपको केवल फॉर्मेट चेंज करके दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे गेहूं और गन्ना। यहाँ पर गेहूं और गन्ना, व्हीट एंड शुगर केन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चावल है, चावल यूपी प्रथम स्थान पे नहीं है। अब आप कहेंगे कि होता तो है ही है, लेकिन जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले देखेंगे प्रथम स्थान किस में है। होता तो चावल भी है, लेकिन होने से नहीं होगा। होने को तो इसमें सारी फसलें होंगी,
लेकिन प्रथम स्थान, दाल भी तो हमारे यहाँ होती ही है ना, तो प्रथम स्थान किसमें है वही देखेंगे। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ये माना जाता है कि मेंथा तेल उत्पादन में यूपी का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा है भारत में। मतलब अब ऐसे फैक्ट लेके आप चलेंगे तो ये कहीं कहीं आपको मिलेगा कि लगभग 90% का उत्पादन यहाँ पर होता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 85% से 90% के बीच में यहाँ पर उत्पादित होते हैं, है ना। कहीं कहीं पे ऐसे लिखा मिलता है 2/3। अब भारत में जितना मेंथा होता है, मेंथा आयल जितना होता है, उस मेंथा आयल में आप देखेंगे यूपी का जो बाराबंकी है, बाराबंकी के साथ साथ में संभल, संभल के साथ में आप बदायूं, बदायूं और ये यहाँ रामपुर, रामपुर में ये सब मिला दिया जाए तो करीब 85-90%। अब इसका आंकड़ा अगर कोई नई रिपोर्ट आई है तो उस समय आपको अपडेट करना पड़ेगा कि कितना उत्पादन है, लेकिन ऐसे ऐसे इन जनरल कह दिया था 2/3 से ज्यादा, मतलब अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश है बिल्कुल। अब उसमें ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। अब मेंथा का उपयोग किस में होगा? तेल बनाने के लिए होगा, सौंदर्य प्रसाधन में होगा, दवाइयों में होगा, मसालों में होगा, इन सारी चीजों में इसका होता है। निर्यात भी हमारे यहाँ से किया जाता है और ये सब अग्रणी जिले हैं, इनका ध्यान रखना है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित ये कथन दिए हुए हैं। अब इनको आपको क्या करना है, जैसे 18-19 से यहाँ संबंधित दिए हैं तो हमेशा इन फैक्ट्स को अपडेट करके आपको जाना है। ये PYQ हमारे इसी काम आते हैं कि हम इनको अपडेट करके आज की उसमें तैयार कर लें। तो गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम आज भी है, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ है, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, धान उत्पादक नहीं है। तो 1 2 3 ये ऐसे सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अपडेट करके ऐसे फैक्ट को जाना चाहिए, ऐसे हम लोग करते ही आए हैं क्वेश्चन, तो इसमें सही कोई गलत नहीं है, सब सही है। अगला जो प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। काला नमक को क्या हुआ था, ये GI टैग मिला था, GI टैग इसको मिला था ना। तो काला नमक को ये सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बस्ती और महाराजगंज में ये मिलती है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बस्ती और महाराजगंज, तो इसको क्या मिला था काला नमक, ये महाराजगंज का, यहाँ का सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, तो इसको क्या मिला? GI टैग। तो ये धान है, काला नमक क्या है? ये धान है। इसको एक नाम दिया जाता है, वो नाम है बुद्ध चावल। क्या कहा जाता है इसको? बुद्ध चावल कहा जाता है, ठीक है। GI टैग इसको मिला है। इसकी सुगंध अपनी आपकी बिल्कुल अलग सुगंध होती है, बेहतरीन इसका स्वाद होता है। और खास करके जो डायबिटिक लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको शुगर हो जाता है, तो उनको माना जाता है कि अन्य चावल की तुलना में अगर इसका सेवन वो करते हैं तो उतना नुकसान ये नहीं करता है, इसको बेहतर माना जाता है, ठीक है। अब आप आएंगे तो सिद्धार्थनगर जिले का ODOP भी यही है। सिद्धार्थनगर जिले का ODOP क्या है? यही काला नमक चावल का उत्पादन करना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? सबसे पहले इस पे ध्यान दिया कीजिए कि पूछ क्या रहा है या नहीं है। तो कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अहरौरा आपका पड़ता है मिर्जापुर में। अहरौरा कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में, ये यूपी में है। दूसरा आप देखेंगे अडवा, अडवा ये भी आपका मिर्जापुर में पड़ता है, याद रखना कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। एक आप देखेंगे बघेलखंड, ये आपको मिलेगा बलरामपुर, बलरामपुर ये उत्तर प्रदेश में। ये जो बदुआ दिया है ये सही आंसर होगा, बदुआ, क्योंकि कहां पर है? एक जिला पड़ता है बांका, और बांका जो जिला है वो कहां का है? बिहार। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद है या फिर चंद्रप्रभा है या माता टीला है या बेतवा है? अब देखिए, एक परियोजना है जो पिपरी नामक स्थान पर है, और पिपरी आपका पड़ता है सोनभद्र में। कहां पर है? सोनभद्र में पिपरी, ठीक है। इसमें जो आपका एक जलाशय बना है वो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बना हुआ है।
आप जान गए आप ये परियोजना कौन सी है? सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए ये रिहंद परियोजना, तो ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इसका लाभ जो मिलता है वो यूपी, एमपी और बिहार, ये तीनों स्टेट को लाभ मिलता है। बात समझ में आई? बाकी ये जो परियोजनाएं हैं ये यूपी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, जो भी है। लेकिन अच्छा, आपको बताइए ये यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पूछा क्या गया है कि सबसे बड़ी, तो कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल सही से नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी पूछा गया है, तो ये आप यही बताएंगे। अच्छा चला बताइए, माता टीला किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है, ये भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, बेतवा तो इधर एक दिया है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, चंद्रप्रभा, ये चंद्रप्रभा किस नदी पर है? चंद्रप्रभा जो परियोजना है वो किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआं, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है सिंचाई का? तो सबसे बड़ा जो स्रोत है हमारे यहाँ, दैट इज ट्यूबवेल। कुल सिंचित क्षेत्र का 74.9% इसी के द्वारा, यानी कि 3/4, 75% किसके द्वारा होता है? ये नलकूपों के द्वारा सींचा जाता है। जो नहर है, नहर का योगदान कितना है? नहरों का योगदान 15% के आसपास है ना। आप देखोगे कुओं का योगदान कितना है? बहुत कम है, 8.8%। और तालाब, झील, पोखर ये सब मिला के 0.5%। सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है। और ट्यूबवेल से सिंचाई के कारण जो भूजल स्तर है, भूजल स्तर क्या होता है? ये गिर जाता है, ये डाउन हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या इसके कारण उत्पन्न हो रही है। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नहरें से, नलकूप से, तालाब से, रहट से? वही सवाल है, केवल क्षेत्रफल करके पूछ लिया है, तो ये नलकूप ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर या रामगंगा नहर? तो यहां पर आप देखिए, जो शारदा नहर है ये एक स्थान पड़ता है बनवासा। बनवासा आपका नेपाल बॉर्डर पर पड़ेगा नेपाल बॉर्डर पर ये पड़ेगा, चंपावत में। और वहां से ये निकलती है नहर। 1920 से 1928 के बीच में निर्माण इसका हुआ था। 1920 से 1928 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई ये करती है शारदा नहर। 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई ये शारदा नहर करती है। ठीक है, कई जिले हैं जिसको ये लाभ पहुंचाती है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, बरेली है, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर ये बहती है और उसमें लाभ उसका मिलता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये वही नहर आपसे पूछी जा रही है। बस वहां पे देखिए, वहां पे क्षेत्र पूछा गया था कि कितना एरिया, तो हमने बताया 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की ये सिंचाई करती है। यहां पर सबसे लंबी पूछ ली गई, तो वही नहर है। ठीक है, बहुत सारी इसमें सहायक नहर हैं, तो सहायक नहरों को मिला के हजारों किलोमीटर ये पहुंच जाती है ना। और निचली गंगा जो नहर है ये शारदा नहर से छोटी है, हालांकि ये भी बहुत बड़ी है लेकिन इससे छोटी है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाए सबसे लंबी, तो एक फैक्ट याद रहेगा, क्षेत्रफल किसका ज्यादा, तो वैसे इसको भी आप कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो इससे सिंचाई होती है वो मैंने आपको बताया 75% से ज्यादा। बाकी कोई नया डेटा आता है तो आप अपडेट कर लेंगे उसको। तो ये उत्तर प्रदेश ही है जहां पर सबसे ज्यादा ऐसे होती है। और जो मानसून की अनिश्चितता है उसके खिलाफ इससे संरक्षण मिल जाता है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध नहर जो है ये आपका एक अर्जुन नदी है, वो चरखारी स्थान पड़ता है। चरखारी पड़ता है आपका महोबा में, महोबा। तो महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर इसको बनाया गया है। लेकिन इसका जो लाभ मिलता है
ये मिलता है हमीरपुर को, है ना। एग्रीकल्चरल बेनिफिट इसका सबसे ज्यादा किसको मिलता है, ये हमीरपुर को मिलता है। वहां के किसानों के लिए ये बिल्कुल वरदान है, ठीक है। और ये हमीरपुर जिले को सिंचित करने का ये काम करती है। बुंदेलखंड में ये सिंचाई की समस्या को दूर करने का एक बहुत ही बढ़िया कदम था जो अर्जुन बांध का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरी बांध ये परियोजना। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना, है ना। और ये किसको जल देने का काम करती है, कहां पर? तो एक तो इसमें है मथुरा और दूसरा है यहां पर आगरा। आगरा और मथुरा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ये बनी किस पे है? यमुना नदी पर। किस पे बनी है? यमुना नदी पर। गोकुल के पास स्थित है, इसीलिए इसका नाम गोकुल रखा गया है। 1980 के दशक में इसको शुरू किया गया था। और जो ये परियोजनाएं हैं ज्ञानपुर और शारदा, ये दोनों क्या है? सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है। पेयजल जो परियोजनाएं होती है सीधा संबंधी से जनता की डेली आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। यहाँ पे नदी पूछी जा रही है, घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या चंबल नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जिसका जो निर्माण किया गया है वो किस पे है? बेतवा नदी पर किया गया है ना। कहां पर है? ललितपुर में। ललितपुर में इसका निर्माण किया गया है। और ये किसकी किसकी परियोजना है? ये एमपी और यूपी सरकार का ये संयुक्त उपक्रम है। लाभान्वित जो जिले हैं ललितपुर के साथ साथ जालौन है, ललितपुर के साथ साथ इसमें झांसी भी है, इसमें हमीरपुर भी है। हमीरपुर को भी इसका लाभ मिलता है, ठीक है। और बुंदेलखंड की जल आवश्यकता की पूर्ति और साथ में बिजली उत्पादन, ये दोनों कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? कौन सा बांध है? परीक्षा बांध। तो परीक्षा बांध, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ? तो झांसी के पास ये इसका निर्माण किया गया है। और परीक्षा जो बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बेतवा। परीक्षा थर्मल पावर प्लांट को जल की आपूर्ति, यहाँ पर क्या है? थर्मल पावर प्लांट। तो वहां पर ये उसकी जल की आपूर्ति का कार्य करता है, ठीक है। और बाकी अब जब कहीं पे ऐसा कुछ बांध बनता है तो पिकनिक स्पॉट भी हो जाता है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, लोग टहलने घूमने वहां जाते हैं। नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? अब यहां से जो सवाल देखेंगे हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, एक तरीके के सवाल यहाँ पर मिलेंगे, जैसे नृसिंह की, फिर पूछता राम। तो ये पूरे हिस्ट्री के सवाल एक साथ हम देखेंगे, इसीलिए इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इतना आप देखिए, 20 सवाल ये हो गए और फिर हम आगे आपसे मिलेंगे और ये सवाल देखेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए।